अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्कस हो रहा था और हमने लास्ट टाइम वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्कस किया था। तो यकीनन आपके जहन में उसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स होंगे। हम ज़रा कुछ पोर्शन को रिवाइज़ करते हैं और थोड़ा सा टेक्निकल होकर, मज़ीद टेक्निकल होकर उन स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट्स को दोबारा से कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स, वहाँ हमने ये पढ़ा कि जो डीएनए की डबल हेलिक्स है, यानी वो दो स्ट्रैंड्स जो एक दूसरे के गिर्द ट्विस्टेड हैं, वो राइट हैंडेड हेलिक्स बनाती हैं। यानी ये मेरे सामने अगर हो वो हेलिक्स, तो वो ये थंब अपवर्ड पॉइंटिंग, तो यूँ राइट हैंड साइड पर वो ट्विस्ट होंगे। यानी इस ओरिएंटेशन में यूँ बन रही हेलिक्स, आप यूँ दायरा बना रहे हैं, हवा में चक्कर खा रहे हैं, हवा में चक्कर खाएं और आपका हाथ यूँ राइट हैंड पर जाए, और यानी ये आपकी फिंगर्स जिस तरफ ट्विस्ट हो सकती है, पता नहीं आप में से किसी की फिंगर्स इधर को भी ट्विस्ट होती हैं कि नहीं, ये आप बेहतर समझते हैं। ये फिंगर्स जिधर ट्विस्ट होंगी उस ओरिएंटेशन में वो हेलिक्स बनेगी। और अगर कोई लेफ़्ट हैंडेड हेलिक्स हो, तो ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, ये थंब अपवर्ड, और जिस तरफ इसकी फिंगर्स ओरिएंटेड होंगी वो लेफ़्ट हेलिक्स उस ओरिएंटेशन में, यानी आप यूँ हवा में दायरे बनाएं तो आपकी फिंगर लेफ़्ट पे जाए, टॉप पे, जहाँ आप लेके जाना चाहें। ये डीएनए जिसका स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने मेंशन किया, वो राइट हैंडेड हेलिक्स। अच्छा, उसमें जो नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स थे उनका एक स्टैकिंग पैटर्न सजेस्ट किया गया। ये डिटेल्ड आस्पेक्ट स्ट्रक्चर के वॉटसन और क्रिक के बाद बहुत से लोगों ने डिस्कवर किए हैं और वो बाकायदा पब्लिकेशंस होती रही हैं, और ये वो डिटेल्स आपके सामने हमने डिस्कस करनी है। हमने यूँ कहा था कि वो बेस पेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं। अब ये स्टैकिंग कितनी इम्पोर्टेंट है डीएनए की शेप को डिटरमिन करने में, जिसे हम टोपोग्राफी ऑफ डीएनए कहते हैं। यानी उसकी वो जो डबल हेलिक्स की शेप है वो कैसे डिटरमिन हो। मतलब टोपोग्राफी क्या है? ये टोपोग्राफी है, ये बॉडी शेप। यानी आप मुझे देख रहे हैं तो आप इसकी डायमेंशंस बता सकते हैं, लेंथ, विड्थ, डेप्थ कितनी है और फिज़िक क्या है, वगैरह वगैरह। आपके सामने कोई बुक हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, आप उसकी लेंथ, विड्थ, डेप्थ और ये डायमेंशंस अगर सरफेस से बताएं, मॉलिक्यूल की सरफेस, डीएनए मॉलिक्यूल की सरफेस से हम उसकी जो डिटेल्स बताते हैं वो कैसी हैं, उसकी वजह क्या है, और क्या वो एक ही है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ वही डीएनए है जो वॉटसन और क्रिक ने क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टडी किया। यानी वो जो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डायग्राम दी तो वो क्रिस्टल्स की थी ना। मैंने आपको ये बताया था कि डीएनए एसिड है, एक्सट्रैक्टेड एज सॉल्ट, एंड इट्स क्रिस्टल्स आर फाइबराइज्ड, और वो फाइबर्स का एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न वो बताता है हमें कि यहाँ कैसा स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी ज़रा गौर से सुने। एक सीढ़ी हो गोल यूँ, वो जो गोल सीढ़ियाँ होती हैं जिसके सेंटर में रॉड होता है, तो वो जो सेंटर में रॉड और उसके इर्द गिर्द यूँ ट्विस्टेड स्टेयर है जो गोल सीढ़ी कहलाती है। ये सेंट्रल रॉड के इर्द गिर्द जो ट्विस्टेड स्टेयर है, बिल्कुल इसी तरह डीएनए का मॉलिक्यूल, इसका सेंट्रल एक्सिस सेंटर और उसके इर्द गिर्द ये दोनों हेलाइसिस ट्विस्टेड हैं। दीज आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। वो एक ही एक्सिस के इर्द गिर्द हैं। और फिर हम आए सिमेट्री पे, और हमने उस सिमेट्री को यूँ डिस्कस किया कि जो इसके नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स हैं वो उस सेंट्रल एक्सिस पर वर्टिकल है। यानी अब आप ज़रा अब मैं यहाँ डायग्राम्स तो नहीं बना रहा, वो मैं आखिर पे आपको मुख्तलिफ बुक्स से वो सब एक स्लाइड शेयर के हवाले से एंड पे वीडियो में ऐड कर दूँगा।
आप उसको ज़रूर देखना। एक ज़रा इमेजिन करो, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट बनाना है। आप ज़रा इमेजिन करो कि हमारे पास एक रिबन हो। रिबन तो समझते हैं फीता हो, मतलब जैसे इंची टेप होती है या कोई भी टेप हो, यूं फीता हो, और हम उसके अंदर यूं पेपर लगा दें, ऐसे पेपर्स लगा दें। अब ऐसी सीढ़ी आपने देखी होगी लकड़ी की, वो सीढ़ी यूं होती है कि उसके इधर इधर भी फटे होते हैं, हाँ मतलब समझने में आसानी हो जाएगी, यूं होते हैं, और इधर भी इस तरह के उसके अंदर वो मतलब वो स्टेप्स रखे होते हैं, वो यूं फ्लैट होते हैं। ये चपटे फटे यूं रखने हैं और इधर भी यूं रखने हैं, रॉड्स नहीं, यूं क्या है शुगर फॉस्फेट, ऐसे क्या है नाइट्रोजिनस बेसिस। और जब ये बन गई आपने पकड़ के इसको यूं घुमाना, घुमाना कैसे है, राइट हैंड साइड पर, ये बनेगा डबल हेलिक्स। अब वो जो उसके अंदर ये स्लंग्स हैं, वो जो उसके स्टेप्स हैं, वो कैसे फोल्ड होंगे, वो ऐसे ट्विस्ट हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। ये ट्विस्टिंग का पैटर्न कैसे डिफाइन होता है? आपके पास स्टील की दो प्लेट्स हैं, उनको आपने यूं उनके पेंदे मिला के ना, ऐसी हरकतें सब नहीं की होती हैं, ये दो पेंदे यूं उनके मिला के पानी में डिप कर, आप पानी में डिप करें और उनको यूं इकट्ठा कर दें। वो जब इकट्ठी होंगी तो दरमियान में से पानी निकल जाएगा ना, और अब आप उनको अलग करना चाहते हैं तो एक फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों तरफ पानी है, डीएनए का मॉलिक्यूल पानी में पड़ा हुआ है। दिस लीड्स टुवर्ड्स हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। नाइट्रोजिनस बेसिस के पेयर्स जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और एक दूसरे के ऊपर यूं सेटल होते हैं, तो मैंने कहा था यूं नहीं सेटल होते, यूं सेटल होते, ये दरमियान में से पानी को निकाल देते हैं, पानी निकल जाता है, एंड दे गेट स्टैक्ड ओवर ईच अदर इन अ फ्लैट मैनर एंड दे गेट ट्विस्टेड। ये हर बेस पेयर दूसरे के साथ एक खास एंगल पे आता है। कोई भी दो बेस पेयर्स यूं एक दूसरे पे फ्लैट यूं पैरेलल नहीं आते, और ये बेस पेयर्स यूं ट्विस्टेड है, और ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है, मॉलिक्यूल का एक्सिस सेंटर ये रॉड है, और ये बेस पेयर्स ऐसे ट्विस्ट होते जाते हैं, और इस तरह वो डबल हेलिक्स बनती है। और जब ये यूं फोल्ड होते हैं तो मॉलिक्यूल के अतराफ, मॉलिक्यूल की जो साइड्स हैं वो भी एक खास शेप अटेन करती है। मॉलिक्यूल की जो अतराफ हैं उनमें ग्रूव्स की फॉर्मेशन होती है। ये एक जगह से मैं थोड़ा सा ठीक स्केच करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये यहाँ से मुझे ये शेप हासिल हो गई। ये देखो, ये जो ग्रूव्स बनेंगे, इस ग्रूव को जो कम गहरा है इसको हम कहते हैं इट्स द माइनर ग्रूव, और ये गड़ा जो डीप है दिस इज कॉल्ड मेजर ग्रूव। इस सब की वजह मैंने आपसे डिस्कस की, और मैं मुसलसल प्रीवियस लेक्चर से जब से ये हम पॉइंट लेके चले हैं तो मैं आपसे ये डिस्कस करता आ रहा हूँ। ये माइनर और मेजर ग्रूव्स, ये ट्विस्टिंग, ये जगह है जहाँ से वो टर्न बनी हुई है, ये सब किस वजह से हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक या हाइपरफोबिक इंटरेक्शंस, ये सब उनकी वजह से हो रहा है। दो प्लेटें पानी में रखी हैं, दीज आर टू बेस पेयर्स विच आर स्टैक्ड ऑन ईच अदर। अब क्या होगा इन दो प्लेट्स का, इन दो बेस पेयर्स का, अगर हम वाटर कंटेंट बदल दें, अगर हम डीएनए के इर्द गिर्द वाटर कंटेंट चेंज कर दें तो क्या होगा? तो जो जाहिर है नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स के दरमियान ये इंटरेक्शंस भी बदल जाएंगे। ये इंटरेक्शंस उस तरह से नहीं रहेंगे जैसे हाइपोथेसाइज किए जाते हैं या जिस तरह से बीडीएनए में बताया जाता है। वाटर कंटेंट का डीएनए की टोपोग्राफी से, डीएनए की सरफेस के स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। ये वाटर कंटेंट बदलें तो मॉलिक्यूल के जो ये ओरिएंटेशंस हैं, ये डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स चेंज हो जाती हैं। अब हम आते हैं इस पॉइंट पे, क्या सेल में सिर्फ वही डीएनए जो वाटसन और क्रिक ने स्टडी किया या जिसका स्ट्रक्चर उन्होंने मॉडल की फॉर्म में प्रपोज किया, सिर्फ वही डीएनए? तो जब जो डिटेल्ड स्टडीज की गई तो बाद की स्टडीज से पता चला कि देयर आर
अदर फिजिकल फॉर्म्स ऑफ डीएनए। डीएनए की एक से ज़्यादा टोपोग्राफीज पॉसिबल हैं। एक डीएनए की रीजन, मसलन मैं यूँ कहता हूँ कि लेट अस सपोज डीएनए की एक जगह से ये रीजन, ये बी डीएनए है, तो ऐसा भी होता है सेल में कि उसकी अगली रीजन ए डीएनए होती है। सेल के अंदर नेचुरली अकरिंग फॉर्म्स ये हैं। ये डीएनए जिसका स्ट्रक्चर वॉटसन और क्रिक ने प्रपोज किया, जिसको हम डिस्कस करते आ रहे हैं, जिसकी डिटेल्स को हम बेस बनाते हैं बाकी फॉर्म्स को समझने के लिए और कंपेयर करने के लिए, ये बी डीएनए। तो दूसरी फिजिकल फॉर्म किस बुनियाद पर हमारे सामने आती? दूसरी फिजिकल फॉर्म कैसे हमारे सामने आई? इन बेस पेयर्स के स्टैकिंग पैटर्न बदल जाएं तो पूरी टोपोग्राफी चेंज हो जाएगी। मैं इससे ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को जितना मैं समझ सकूं, इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बेस पेयर्स के स्टैकिंग पैटर्न चेंज हो जाएं। अब मेरे पास इस वक्त चीज़ें तो नहीं हैं, ये यूं है ना, ये बेस पेयर्स, ये एक बेस पेयर है, ये दूसरी बेस पेयर है, यूं हमने इस पे रखा हुआ, कहते हैं कि ये एंगल डिफरेंट, ठीक, ये एंगल डिफरेंट है, अगले जोड़े का एंगल और अगले का और अगले का और, ये थोड़े से फासले पर है। ये कितने फासले पर हैं? जितना ये दरमियान से पानी को निकाल सकें दोनों बेस पेयर, जी उतने फासले पे, इतने फासले पे। हम पानी और कम कर देते हैं, इनका डिस्टेंस बढ़ेगा, हम और कम कर देते हैं, इनका डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, क्योंकि इनकी अपनी रिपल्शन। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, जितना पानी होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग होगी, और जितना कम कंटेंट होता जाएगा तो ये स्टैकिंग दूर होती जाएगी। ये स्टैकिंग कम होती है, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, पानी कम होता जाए, मॉलिक्यूल लेंथ ही होता जाता है। तो डीएनए के मॉलिक्यूल को शुरू में बड़ा रिजिड समझा जाता है। बातें बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए मैं थोड़ा तेज़ी से बोल रहा हूँ। अब तो मसला कोई नहीं है, आप रोक रोक के फिर सुन लें। शुरू में ये समझा जाता था कि डीएनए का मॉलिक्यूल फिक्स है इस स्ट्रक्चर में, वो जो मॉडल पेश किया गया। लेकिन जब ये स्टडीज हुई तो पता चला कि ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, इसमें वैरायटी, इसकी फिजिकल फॉर्म्स एक से ज़्यादा हो सकती। और ये ए डीएनए की डिटेल्स जब सामने आई तो ये बात क्लियर होगी कि ये क्या, यहाँ स्टैकिंग पैटर्न बदल दो, टोपोग्राफी चेंज हो जाएगी। तो बेस पेयर्स का बिहेवियर शुगर फॉस्फेट के साथ और उस सेंट्रल एक्सेस ऑफ मॉलिक्यूल के साथ इन बेस पेयर्स का बिहेवियर डिटरमिन करता है कि उस मॉलिक्यूल की एक्चुअल फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल फॉर्म कैसी बनी। तो वॉटसन क्रिक का मॉडल बी डीएनए पे, सेल्स में ए डीएनए भी पाया जाता है। साइंटिस्ट ने क्या किया कि ऐसी क्रिस्टल्स डीएनए की तैयार की जिनमें बहुत लो वाटर कंटेंट है। ये पॉइंट मैंने इसलिए आखिर पे लिखा है कि इस डीएनए का वाटर कंटेंट हाई होता है, इसका नॉर्मल रेगुलर होता है, या मीडियम लिख दिया है, इसको भी मैं हाई लिख दूं, यानी इसका वाटर कंटेंट भी नॉर्मल सेल के एनवायरनमेंट जैसा ही होता है, और तकरीबन थोड़ा कम, यानी इससे थोड़ा कम। इसका हाई है, इसका कम है, उसका सबसे कम है, इसका मीडियम लिखना। लेकिन है दोनों का कंटेंट हायर। अच्छा, वाटर कंटेंट मैक्सिमम इसमें, साइंटिस्ट ने लैब में बहुत लो वाटर कंटेंट पर क्रिस्टल्स बनाई, और उन क्रिस्टल्स का जब एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी किया तो क्या समझ आई, वो मॉलिक्यूल बहुत लेंथी हो, उस डीएनए का नाम जी डीएनए रख दिया गया। सेल में ए और बी डीएनए दोनों फिजिकल फॉर्म्स में डीएनए एग्जिस्ट करता है। तो इनकी क्या डिटेल्स हैं, मैंने कुछ फीचर्स सिलेक्ट किए हैं, उनके आगे उनके पॉइंट्स भी लिख दिए हैं, बुक का रेफरेंस लिया है। इसके अलावा जो रेफरेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास नोट्स होंगे, मैंने उसमें 2 अलग रेफरेंसेस से वो छोटे छोटे टेबल्स लगाए होंगे। ये बुक्स के रेफरेंसेस हैं, रीडिंग्स वेरी करती हैं, आप इंटरनेट पे देखें तो जितने आपके सामने डायग्राम्स आएंगी उसमें रीडिंग्स वेरी करेंगी। वो अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग स्टडीज़ को थोड़ी बहुत फ़र्क या यूनिट्स डिफरेंट करके लिखा जाता है। मसलन हम आमतौर पर नैनोमीटर में पढ़ते हैं, यहाँ पर सारी की सारी रीडिंग्स जो है वो एंगस्ट्रॉम में दी हुई। क्या क्या फीचर्स हैं उस, ये टोपोग्राफी इन फीचर्स को कहते हैं। सरफेस ऑफ डीएनए की जो
डिटेल्स हैं। टेबल्स में इसके अलावा भी कुछ डिटेल्स और रीडिंग्स दी हुई हैं, आपने ये तमाम के तमाम लर्न कर लेनी है। और ये 3 बड़े बड़े पैराग्राफ्स बनेंगे। तो आपको अगर टोपोग्राफिक फॉर्म्स लिखनी पड़ती हैं, फिजिकल फॉर्म्स ऑफ डीएनए लिखना पड़ती हैं, तो आप ये तीनों फीचर्स को एक्सप्लेन कर देंगे। हेलिकल सेंस ऑफ हेलिक्स, वो डबल हेलिक्स कैसी दिखती, ओवरऑल प्रोपोर्शन, वो मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, मतलब उसकी ओवरऑल शेप कैसी है। राइट हैंडेड है तो सेंस, लेफ्ट हैंडेड है तो ये वर्ड भी क्या कहलाएगा, सेंस ऑफ हेलिक्स। और ओवरऑल प्रोपोर्शन, शॉर्ट है, ब्रॉड है, कैसा मॉलिक्यूल दिख रहा है जनरल। डायामीटर कितना है, एक टर्न, वो एक टर्न जब डीएनए यूं ट्विस्ट होता है तो उसकी एक टर्न में कितने बेस पेयर्स हैं, हर टर्न की हाइट कितनी है। और यहाँ ये पॉइंट यहाँ लिखना है, बेस पेयर्स पर हेलिक्स रिपीट। एक हेलिक्स के अंदर बेस पेयर्स किस तरतीब से रिपीट हो रहे हैं, यानी एक एक जोड़ा रिपीट हो रहा है, एक जोड़ा फिर उसके ऊपर स्टैक किया, दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, या दो आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। तो ए और बी डीएनए में एक बेस पेयर, फिर अगला बेस पेयर, फिर अगला बेस पेयर, फिर उससे अगला। लेकिन बी डीएनए में भी ऐसा, जी डीएनए में 2 बेस पेयर्स इकट्ठे, फिर अगले 2, फिर अगले 2, फिर वाटर कंटेंट का इतना फर्क पड़ता है मॉलिक्यूल की टोपोग्राफी पे। फिर आप देखते हो कि सरफेस पे तो ग्रूव्स ही अपीयर होते हैं, तो ग्रूव्स की शेप्स कैसी हैं और बेस पेयर्स पर हेलिक्स रिपीट कितने हैं। तो इसकी जो हेलिकल सेंस है, मैं एक एक पॉइंट को देखता हूँ कि जो एडीएनए की हेलिकल सेंस है वो राइट हैंडेड है, यानी वो मैंने थंब रूल बता दिया, ये भी राइट हैंडेड है, वो लेफ्ट हैंडेड है। जो ओवरऑल प्रोपोर्शन है मॉलिक्यूल का, ये शॉर्ट एंड ब्रॉड है, ये लॉन्ग एंड थिनर मॉलिक्यूल, और वो इलोंगेटेड एंड स्लिम। अब स्लिम की मिसालें आपके पास होंगी। हेलिक्स डायामीटर कैसा है, हेलिक्स डायामीटर 25.5 एंगस्ट्रॉम है, और ये 23.7, अब ये 23 आ गई नहीं रीडिंग, नैनोमीटर में इसको बदलें तो इसको हम 2.3 नैनोमीटर्स लिखते हैं, तो ये 2.5 हो जाएगा, वो 1.8 नैनोमीटर्स डायामीटर। मॉलिक्यूल का डायामीटर इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है इसके वाटर कंटेंट और इसकी बेस पेयर्स की स्टैकिंग से। यहाँ बेस पेयर्स पर टर्न 11 है, यहाँ जो 10 है वहाँ 12 है। इसकी पिच, हाइट ऑफ टर्न, लास्ट टाइम डिस्कस करते हुए हमने हाइट ऑफ टर्न डिस्कस की थी। मसलन ये एक टर्न यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ तक जाए, तो ये एक टर्न की हाइट बीडीएनए में 3.4 नैनोमीटर्स बताई जाती है और इसका डायमीटर 2.3 नैनोमीटर्स बताया जाता है। और ये कहा जाता है कि बेस पर टर्न, इस एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं, यानी डीएनए यूं एक ट्विस्ट खाए राइट हैंड पर तो उसके एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। ये 10 बेस पेयर्स के दरमियान फासला कितना, तो 0.34, देखो 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर्स ये हाइट ऑफ टर्न है। 3.4 ये तकरीबन इतना ही बनता है, 3.4 नैनोमीटर्स हाइट ऑफ टर्न है और उसमें 10 बेस पेयर्स हैं। तो इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दें, 2 बेस पेयर्स के दरमियान फासला निकला है। इधर आप देखते हो तो यहाँ हाइट ऑफ टर्न सबसे ज़्यादा, डायग्राम्स में दिखाऊंगा आपको। ये देखो, ये 4.6 और 5 नैनोमीटर्स बनती, डिवाइडेड बाय 12, उसके एक टर्न में 12 बेस पेयर इस तरह आती है। और यहाँ एक एक आती, वहाँ 2-2 करके आती, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2। तो वहाँ बेस पेयरिंग, बेस पेयर की स्टैकिंग का पैटर्न डिफरेंट है। माइनर और मेजर ग्रूव्स की शेप्स लिखी हुई हैं, बेस पेयर्स ये डिस्कस हो गए, वाटर कंटेंट डिस्कस हो गया। तो आपने इस टॉपिक को ऐसे डील करना, पहले इसका बैकग्राउंड जानो। जब वॉटसन क्रिक का स्ट्रक्चर ही आप नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको पेपर रीड करके इसीलिए दिया, जब आप उसको पढ़ोगे, इसके बेसिक्स पे जाओगे तो आपको ये सारे लफ्ज़ क्लियर हों। राइट हैंडेड होना, लेफ्ट हैंडेड होना, बेस पेयर्स की स्टैकिंग का पैटर्न, बेस पेयर्स के दरमियान फोर्सेस, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, ये सब बुनियाद थे। तो हमने इन लेक्चर्स में ये सीखा।
और ये उसकी एक इंतहा है। इसके बाद हमने ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स छोड़ देंगे और हमने आना है डीएनए की नेचर की तरफ, उसकी वर्किंग की तरफ, उसके जेनेटिक बेसिस की तरफ कि हाउ डीएनए कैन एक्ट एज अ जेनेटिक कंटेंट ऑफ अ सेल। सो इस कंपैरिजन को लर्न करो, मज़ीद डिस्कशन अभी करते हैं और वो मैं इसमें ऐड करता हूँ। इंशाल्लाह कल फिर नई डिस्कशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।